हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द दृष्टि बैंकिंग चैनल। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आप सभी लोगों ने नाम बहुत सुना हुआ है, बहुत सी चीजें इसके ऊपर सुनी हुई हैं। आज हम इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो कवर करेंगे जिसमें आपके जितने भी ये मॉनेटरी पॉलिसी के डाउट है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये वाली जो आप एक पिक्चर देख रहे हो, इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपनी लैंग्वेज में इस वीडियो को, इस वर्ड्स को, इस टर्म्स को समझना होगा। देन आपको मैं इस पिक्चर की हेल्प से पूरा एक बार रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो सबसे पहला जो ये मौद्रिक नीति वर्ड हम सभी लोग जानते हैं, सभी ने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी ये होता क्या है? सी, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो आरबीआई द्वारा रिलीज की जाती है हमारे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश में जितना भी इन्फ्लेशन का टारगेट है, जिस भी तरीके से चल रही है, उसको पूरा मैनेज करने के लिए, उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी निकाली जाती है। राइट? ये निकालता कौन है भाई? इसके लिए बैठती है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे हम एमपीसी के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है एमपीसी से भी भरपूर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एमपीसी क्या होती है, ये कौन प्रिपेयर करता है, कितने मेंबर्स होते हैं और क्या रहता है, आज इस वीडियो में एमपीसी भी पूरा समझ लेंगे। तो हमारी जो एमपीसी है, यही एमपीसी इस मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करती है, और फ्रेम करने के साथ साथ फ्रेम भी करती है, और केवल फ्रेम नहीं करती, डिसीजंस भी सुनाती है। राइट? तो किस तरीके से क्या रखना है, कैसे हर चीज डिसाइड करनी है, जिसे ये कहते हैं पॉलिसी रेट। ये पॉलिसी रेट को डिसाइड किया जाता है। पॉलिसी रेट बेसिकली कुछ और नहीं, ये हमारा रेपो रेट ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो रेपो रेट रहेगा, कितना और कैसे रहेगा, ये सब कुछ यहीं पर ही तय किया जाता है। ठीक है भाई, तो अब हम ये समझने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग शामिल होते हैं, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को जो फ्रेम करके बनाया जाता है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं। तो टोटल इसके अंदर 6 मेंबर्स की एक कमेटी बैठती है। कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स। अब ये 6 मेंबर्स की जो कमेटी बैठी हुई है, ये 6 मेंबर्स की कमेटी कैसे काम करती है, इसमें ये मेंबर्स होते कौन है? तो देखिए भाई, 3 तो आते हैं इसमें गवर्नमेंट की साइड से। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग 3 मेंबर्स को लाती है, और 3 मेंबर्स होते हैं इसमें आरबीआई की साइड से। तो 3 तरीके से, मतलब टोटल 6 मेंबर्स हो गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये 3 यहां से और 3 यहां से। अब आप कहेंगे कि मैम ये 3 कौन हो सकते हैं? तो कोई भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये यहां पर जो पर्सन्स हैं, ये प्रॉपरली सिलेक्ट किए जाते हैं। ये तो हो गई एमपीसी में बैठने वाले लोग, लेकिन इनकी एक सर्च कमेटी भी बैठती है। क्या बैठती है? सर्च कमेटी। अब ये सर्च कमेटी क्या होती है? सर्च का मतलब है जो इन 6 मेंबर्स को डिसाइड करेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्च कमेटी। एक तो भाई इसमें खुद आरबीआई गवर्नर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन से किस लोगों को शामिल करना है। तो एक तो इसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं, और साथ में हमारे जो सर्च करने के लिए हैं, आरबीआई गवर्नर के साथ साथ हमारे एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ये काफी बार देखो पूछा जाने वाला सवाल है कि एमपीसी में क्या शामिल होता है। तो एमपीसी समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर, साथ में बैठेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ और कौन से लोग आके बैठेंगे? वो है हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का एक्सपर्ट। आप यू एक्सपर्ट लिख सकते हो या सेक्रेटरी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब लोग, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे चुनते हैं भाई। ठीक है, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी आप यूं कह लो कि इस तरीके से बनती है। आरबीआई गवर्नर बैठते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे हट जाती हूँ ताकि आप सभी लोग इस पूरे पॉइंट को अच्छे से नोट कर सको कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में कौन से लोग यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है पूरी। वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमें चीजों को फॉरवर्ड करना है। ये कमेटी की जिम्मेदारी होती है।
इसमें कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, पूरी तरीके से इंटरेस्ट रेट कितना कैसे रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही तय करती है। और ये पूरी की पूरी जो कमेटी बैठती है यहाँ पर, ये पूरी कमेटी, ये कमेटी के जो पूरे टर्म रहता है, पूरे मेंबर्स हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पूरी कमेटी में जो भी डिसीजन ले जाएंगे, जो गवर्नमेंट साइड से 3 एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे आरबीआई की साइड से जैसे गवर्नर हो गए, डेप्यूटी गवर्नर आते हैं, ये जितने भी यहाँ पे लोग शामिल होते हैं, ये सब लोग वोटिंग कैसे करते हैं, ये सब लोगों की वोटिंग होती है मेजॉरिटी से। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि टाई की सिचुएशन आ गई, ठीक है, मेजॉरिटी से तो वोटिंग हो गई, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर टाई की सिचुएशन बन जाती है, तो उस केस में, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको कि टाई हो गया है, तो उस केस में यहाँ पर क्या किया जाता है, टाई का केस याद रखिएगा, हमेशा ही गवर्नर वोट देते हैं, इसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हो कि हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसा सिस्टम रहता है, हमारी लोकसभा और राज्यसभा में भी रहता है कि जो स्पीकर होते हैं वो पहले से वोटिंग नहीं देते हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है कि स्पीकर को जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ टाई के केस में वोट करते हैं। यहाँ पर टाई होने पर, अगर इन केस टाई हो जाता है, तो यहाँ पर कास्टिंग वोट उसे कहा जाता है, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो भी हमारी ये कमेटी वोट दे रही है और ये जो है काम देख रही है, क्या इसके लिए कोई कोरम भी होता है? कोरम का मतलब होता है, क्या इसमें कोई अमाउंट फिक्स होता है कि भाई आरबीआई, मतलब देखिए 6 मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स आएंगे और आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक कोरम भी होता है इसे, इस कोरम को हम किस नाम से जानते हैं? ये कोरम हमारा होता है 4 मेंबर्स का, कि 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें हमारा इंक्लूडिंग होंगे आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर का इंक्लूड होना जरूरी है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर से इंक्लूड करते हुए 4 मेंबर्स को यहाँ पर उसका कोरम तय किया जाता है। मतलब आप यूं कह लो कि आरबीआई के गवर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें ये सीधी सी बात है, आपको ये सिंपल याद रखना होगा। और यहाँ पे क्या होता है, लीगली ऐसा बोला गया है कि पूरे साल में 4 मीटिंग्स अलाउड है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ, आप लोग भी नोट करेंगे इस पूरे पॉइंट को, कि लीगली जो इनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, ठीक है। 4 मीटिंग्स में आपको मिलकर के मुलाकात करके सारी चीजें तय करनी है। और प्रैक्टिस हम बात करें तो ये हर 2 महीने में यहाँ पर मिलते हैं, ताकि ये डिसीजंस को ले पाए, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर याद रखेंगे। और ये 4 टाइम्स है, वैसे प्रैक्टिकली इस तरीके से मिलते हैं, ये भी पूछा जाता है। 6 मेंबर्स की कमेटी रहती है, आरबीआई पूरा रेगुलेट करती है। तो ये था हमारा कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप इस वाली स्लाइड पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज क्या करती है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। आप यहां से रीड कर सकते हो, हु डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। 3 आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें गवर्नर का होना जरूरी, डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, और साथ में 3 और जो है गवर्नमेंट की साइड से मेंबर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। और ये 4 बार साल भर में मिलते हैं लीगली, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखिएगा, ये हो गया यहां तक। अब ये जो बाकी सब लिखा हुआ है, क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपैक्ट को अभी हम समझेंगे इसके बाद। चलिए, आरबीआई को हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो तैयार की जाती है, इसके कुछ टूल होते हैं, ठीक है। इसके टूल्स में सबसे पहला टूल आता है, वो आता है क्वांटिटेटिव टूल। ये है वो क्वांटिटेटिव टूल जो हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जिसपे क्वेश्चन आए हैं वो यही है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल को यहां पर समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज जो करी जाती है उसमें किस तरीके से क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वो शामिल होते हैं, राइट। सो आप सभी लोग अब क्वांटिटेटिव टूल्स की हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम वही स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, उसकी चिंता मत करिएगा। बस आपको अच्छे से नोट्स बनाने के लिए तैयार रहना है कि हाँ भाई इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें अच्छे से लिखना होगा और नोट्स को तैयार करना होगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी में शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वांटिटेटिव टूल की।
तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास जो टूल आता है क्वांटिटेटिव का, जो मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूं, वो है यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सभी को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सभी लोग यहाँ पर सबसे पहले टूल से, जिसका नाम है रेपो रेट। रीपर्चेजिंग ऑप्शन के नाम से इसे जाना जाता है। अब जरा सभी का दिमाग बिल्कुल सामने, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझना है, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे आरबीआई से आप लोन लेते हो, ठीक है। सीधी सी बात है, आरबीआई, अभी आरबीआई बैंकर ऑफ बैंक्स है, सबसे बड़ा बैंक है। अगर एक बैंक इतना बड़ा बैंक है, ठीक है, तो आप उससे लोन लोगे तो वो आपसे कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। आप किसी से भी लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। सो रेपो रेट बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा इंटरेस्ट है एट विच जो भी हमारे बैंक्स हैं, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई से जो आप लोन्स लेते हो उस वाले रेट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, राइट। तो ये वाली चीज याद रखिएगा। और इसे हम रेपो रेट का दूसरा नाम है पॉलिसी रेट, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। वैसे रेपो रेट का आपको वैसे पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट। ये टर्म भी याद रखना है, सभी को याद रखने पड़ेंगे ये टर्म। राइट। अब क्या होता है ना कि अगर आपने, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स है कोई भी, उसने आरबीआई से लोन लिया है, ठीक है। अब कोई भी बैंक है, उसने आरबीआई से लोन ले लिया है, ठीक है। अब उसके बदले, ठीक है, आरबीआई से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, आप इंटरेस्ट चुकाओगे आगे चल के। आप जो भी आरबीआई से लोन ले रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि उसके बदले आरबीआई को भी कोई सिक्योरिटी चाहिए होगी? तो यस, ठीक है। तो यहां पर आपको सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, सिक्योरिटी बैंक्स को जो है वो क्या देनी पड़ती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। मतलब कुछ यहां पर आपको अमाउंट जो है वो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती है आरबीआई को बैंक के द्वारा, और फिर जो है उनको उसके बदले में कैश मिलता है, ठीक है। फिर वो कैश मिलेगा और ये बोला जाता है कि भाई आपको जो है ये कैश हम वापस करेंगे और आप बदले में हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमारे जो बॉन्ड्स है, ये सब कुछ है वो हमें वापस करोगे, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर रेपो रेट। अब ऐसा ही एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसको उल्टा कर दो, भाई रिवर्स रेपो रेट है ना, थोड़ा उल्टा कर दो इस चीज को। अब क्या कर दो, रेपो रेट में क्या था कि जो जो बैंक है और आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई लोन दे रही है बैंक को, है ना, आरबीआई बैंक को लोन दे रही है। रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट आप करोगे तो बैंक अपना सरप्लस अमाउंट कहां रखवा रहे हैं? आरबीआई के पास, ठीक है। मैं लोन नहीं लिख रही हूं क्योंकि आरबीआई को लोन की जरूरत नहीं है, तो मैं लोन वर्ड नहीं लिख रही हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी? सरप्लस अमाउंट। तो बैंक जो है वो कुछ सरप्लस अमाउंट जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स। आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया ना यहां पर। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जो यहां पर आप उल्टा इसका कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर बैंक्स जो है वो अलाउड है, वो कितना भी अमाउंट आरबीआई के पास रखवा सकते हैं, और बाकी आरबीआई की मर्जी है, वो बताएगी कि भाई आपको कितना अमाउंट क्या कैसे करना है वो चीज, और उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट देना होता है आरबीआई को पास आपने रखवाया है, तो क्या आरबीआई आपको इंटरेस्ट देगी? यस, ऑफर ये बहुत कम होता है, पर यस ये चीज भी की जाती है। तो ये हो गया हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो।
तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब ये सीआरआर क्या होता है, अब जरा ध्यान से सभी लोग इस वाले टर्म को भी समझेंगे, बिकॉज ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इस पे बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी हमारे पास अमाउंट है उसका कुछ परसेंट यहां पर क्या रखना होता है, बैंक के पास रखवाना होता है। सीआरआर क्या होता है, कैश के रूप में रिजर्व करना, सीधी बात है, कैश के रूप में रिजर्व करके रखना। मीनिंग समझिए इसका आगे, कोई भी जो एक बैंक है, एक बैंक का जो भी एनडीटीएल है, ठीक है, एक बैंक का जो भी एनडीटीएल है, अच्छा मैंने एनडी की जगह टी लिख दिया पहले, जो भी एक बैंक का एनडीटीएल है। अब आप कहेंगे मैम एनडीटीएल क्या होता है, तो देखिए भाई एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या है मैं ये भी समझा देती हूँ आपको, एनडीटीएल का प्रॉपर मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक वो अमाउंट होता है, अगर हम इसको वर्ड को समझे कि भाई नेट डिमांड और नेट टाइम लायबिलिटी क्या है, तो देखो यार अगर मैं सिंपल बात करूं, डिमांड लायबिलिटी का मतलब क्या है, डिमांड लायबिलिटी वो एक टर्म या एक वो अमाउंट होता है जो कि, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगी आपको, यहां पे लिख सकते हो, मनी वो वाली दैट कस्टमर्स कैन विदड्रॉ एनी टाइम। जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ओपन करते हैं ना बैंक में, हम कभी भी उस अमाउंट से, जो हमारा अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा कभी भी निकलवा सकते हैं ना, उसे हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। और एक टर्म होती है टाइम लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लायबिलिटी, इसका मीनिंग होता है वो अमाउंट जो फिक्स होता है, जो आप कभी भी नहीं निकलवा सकते हो। मतलब उसके लिए क्या होता है ना, सर्टेन पीरियड के बाद, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपने कोई एफडी कराई है, उसका एक लॉक इन पीरियड होता है ना कि आप 3 साल तक 5 साल तक, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर वो क्या होता है, विदड्रॉ हो जाती है वो भी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो ये वाले जितने भी अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बैंक है, उसके पास डिमांड लायबिलिटी के रूप में उसके पास मान लेते हैं कि 70 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो कि लोगों का सेविंग्स है, सेविंग्स वगैरह जो भी करंट अकाउंट में उसमें है। और मान लेते हैं एक बैंक के अंदर टाइम लायबिलिटी में एफडी वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के रूप में किसी बैंक के पास 30 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये फ्राइडे को चेक होता है, तो चेक हो गया, तो एक बैंक है उसके पास टोटल एनडीटीएल एट द मोमेंट कितना हो गया, 100 करोड़, है ना। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं ये चीज, ठीक है, ये तो कितना भी फिगर हो सकता है, हमें भी पता है कोई फिक्स फिगर थोड़ी होती है, ये तो कितने भी फिगर जा सकती है। मैंने एग्जाम्पल लिया कि कोई भी एक बैंक था, उसके पास अभी एक समय पे एनडीटीएल 100 करोड़ रुपीस था। अब 100 करोड़ रुपीस जो उसके पास एनडीटीएल के रूप में है, ये उसका, इस जो भी एनडीटीएल है उसका कुछ परसेंटेज किसके पास डिपॉजिट कराना होता है, उसका कुछ परसेंटेज हमें आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है। कैश रिजर्व, रिजर्व करना है आरबीआई के पास। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एनडीटीएल का। तो मैं अगली स्लाइड पे प्रॉपर्ली आपको कैश रिजर्व के बारे में भी लिखवाती हूं। सीआरआर ये बेसिकली एक अमाउंट होता है विच इज नीडेड टू बी केप्ट विद आरबीआई। आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर। किसका, ये वाला आरबीआई अमाउंट किसका, परसेंटेज ऑफ, कुछ परसेंटेज आपका एनडीटीएल, जो आपकी एनडीटीएल है उसका कुछ परसेंटेज आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है। ये कौन तय करता है कि हम कितना सीआरआर रखेंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, आरबीआई की, वो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। समझे, तो वो कमेटी बताएगी कि ये सीआरआर कितना रहेगा, ये 4% रहेगा, ये 3% रहेगा, ये 4.25 रहेगा, या कुछ भी कितना भी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा।
और ये जो CRR है ना, ये वाली चीज पूरी की पूरी CRR हमारी कहाँ पे लिखी है, वही RBI के एक्ट 1934 में लिखी हुई है, उसका ही हमारा एक सेक्शन नंबर 2 में लिखी हुई है। सेक्शन 2 में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। प्लीज नोट डाउन दिस सेक्शन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर CRR रहता है, सीधी सी बात है, CRR जो भी यहाँ पे रखा जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में ही हो सकता है, क्योंकि नाम में ही कैश आ रहा है ना, तो आप किसी काइंड की फॉर्म में, आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड इसकी फॉर्म में नहीं रखवा सकते हो। ठीक है, अब जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां तक तो आपने समझ लिया। अब समझिए कि जैसे हमारा CRR है, ठीक है, CRR की सिचुएशन समझनी है हमको। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे से समझाती हूँ आपको। CRR है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं आपको 3 सिचुएशंस में समझाऊंगी। सबका ध्यान सिर्फ सामने, अब सारी चीजों को हटा के आप थोड़ी देर मेरे को ही सिर्फ सुनेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा। 3 कंडीशन समझोगे। CRR की पहली कंडीशन क्या है, जैसे मैं टाइप 1 ले रही हूं कि CRR जो है ना वो अभी कितना चल रहा है, आइडियल सिचुएशन में 4% रहता है। ठीक है, अभी मान के चलती हूँ 4% है, पर अभी MPC ने इसको डिसाइड किया कि हम इसको इंक्रीज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब यहाँ पर इंक्रीज करने का अब सोचा जा रहा है, ठीक है, कि हम इसको बढ़ाएंगे CRR को। तो कैसे अब बढ़ा दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, 100 करोड़ था NDTL, 100 करोड़ था ना, अब वो 100 करोड़ को बढ़ा दिया, मान के चलते हैं 1% से बढ़ा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 1% से कम करेंगे। ठीक है, अब अगर बढ़ा दिया CRR को, इंक्रीज किया, तो अब CRR कितना चेंज हो गया, 4% में 1% का आया चेंज, तो हमारे पास 5% हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अभी यहाँ पर CRR 5% हो गया, और हमने देखा है कि हम एक मान के चल रहे हैं कि हर केस में NDTL जो है वो 100 करोड़ रुपीस है। ठीक है, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए 100 करोड़ किया। अब क्या हुआ, CRR बढ़ा दिया। ठीक है, तो CRR बढ़ाने का मतलब, इस वाले केस में अगर CRR था तो लोनेबल अमाउंट कितना था, अभी वाले केस में आप SLR को छोड़ो, अभी आप सिर्फ CRR समझो। ये 100 करोड़ था NDTL, अब 100 करोड़ के बाद 4% तो है बैंक को रखवाना पड़ेगा RBI के पास, मतलब लोन देने के लिए 4% कम कर दो उसमें से, मतलब 96 करोड़ का लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लोन देने का अमाउंट बच रहा है RBI एक बैंक के पास, कोई भी XYZ बैंक। लेकिन अगर वही 1% इंक्रीज हो गया है, 1% CRR इंक्रीज हो गया, मतलब अब RBI के पास 4 करोड़ नहीं 5 करोड़ रखे जाएंगे। इसका मतलब लोनेबल अमाउंट कितना हो गया, लोन देने वाला अमाउंट कितना रह गया भाई, लोन देने वाला अमाउंट हमारा 96 से घट करके 95 करोड़ हो गया। ठीक है, तो अगर 95 करोड़ हो गया, अगर अमाउंट कम हो गया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं देगा, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी, लोनेबल अमाउंट कम हो गया। ठीक है, लोनेबल अमाउंट कम, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट हाई लगेगा। समझे बात को, तो ये है इसके अंदर CRR को और SLR को, अगर SLR का भी सेम समझाऊंगी मैं आपको, अगर इनको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ये इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा केस पे भी आते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे RBI ने, वैसे तो काफी टाइम पर ये अनचेंज्ड ही रहता है सिचुएशन के हिसाब से, पर मान लेते हैं कि ये अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज का मतलब कितना हो गया, 3% पे रह गया, एग्जाम्पल के तौर पे 3% रह गया। अभी 3% रह गया, तो CRR सिचुएशन में था पहले 4, ठीक है, 4 में से 3% है। ठीक है, तो अब 3% रह गया, 1% को माइनस करेंगे तो 3% है, अब 3% रह गया, मतलब कि आपका लोनेबल अमाउंट कितना हो गया, लोनेबल अमाउंट आपके पास 95 करोड़ से जो है बढ़ करके, मतलब वहां से बढ़ के 97 करोड़ हो गया। अब लोनेबल अमाउंट बढ़ गया, लोनेबल अमाउंट बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट अब थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और हमारा जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब लोग लोन लेंगे, मार्केट्स ओपन करेंगे, बिजनेस ओपन करेंगे, MSME ओपन करेंगे, नई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ग्रोथ रेट भी इंक्रीज होगा। एंड दैट्स हाउ CRR ऑपरेट करता है।
ठीक है, अब बात यहां पे भी खत्म नहीं होती है, ये तो क्या हो गया सीआरआर के ऊपर, लेकिन एसएलआर भी एक टर्म होती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब ये लिक्विडिटी है ना, तो इसको लिक्विडिटी की फॉर्म में भी रखा जा सकता है। अब ये अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट होता है जो एक बैंक को अपने पास रखना होता है। ठीक है, ये वाला भी सेम ही होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपको यहीं पर ही रखनी होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अमाउंट बैंक्स नीडेड टू कीप विद देमसेल्व्स, अपने पास एक अमाउंट रखना होता है। ठीक है, वो अमाउंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की फॉर्म में हो सकता है, तो ये कैश भी हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ये किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई गोल्ड या कोई असेट के रूप में भी बैंक अपने पास रख सकता है। तो ये फिक्स नहीं होता है कि जो भी बैंक होगा वो सिर्फ कैश में रखेगा, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको आप याद रखिएगा कि ये जो है पूरा बैंक्स को मैंडेट करना होता है। ठीक है, और ये जो मैंडेट है ये चीज कहाँ लिखी हुई है, जैसे आपको मैंने सीआरआर का समझाया एक पॉइंट, सीआरआर के जो बारे में जो जिक्र किया है वो आरबीआई के एक्ट 1934 में किया गया, इसके सेक्शन 2 में। ये पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो एसएलआर की चीज है, एसएलआर के लिए भी कहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एक्ट में नहीं है, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो एसएलआर इसके तहत काम करता है। एसएलआर इज गवर्न्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एसएलआर इस एक्ट के तहत पूरा अपना काम देखता है। ठीक है, एसएलआर की मैक्सिमम सीलिंग जो है, इसकी भी एक लिमिट तय की गई है। एसएलआर की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 40% रखी गई है कि इतना ही रहना चाहिए, एक परसेंटेज फिक्स रखी गई है, मैक्सिमम लिमिट 40% है। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूं कि भाई एसएलआर और सीआरआर को अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है और घटाती है तो पूरे मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है। अब सिचुएशन समझते हैं दोबारा से, वही 3 सिचुएशंस को समझेंगे, सभी की नजरें सामने, सभी अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन। अब जैसे मान लीजिए मैंने वही समझा आपको कि किसी भी बैंक के पास एनडीटीएल अभी है 100 करोड़। पता है ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, इससे कैलकुलेशन भी इजी रहती है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हर फैकल्टी यही एग्जांपल यूज करता है ताकि हर एक को इजीली समझ में आ जाए बात, मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप तक कन्वे हो जाए। ठीक है, तो अब एनडीटीएल था 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ का जो एनडीटीएल है, ये अमाउंट एनडीटीएल का, ठीक है, अब मान के चलते हैं सीआरआर और एसएलआर आइडियल सिचुएशन में 4% है और एक 18%, इतना रहता है तो चीजें ठीक रहती है। ठीक है, अगर ये है इतना फिक्स, ठीक है, तो अभी कितना हो गया टोटल, ये हो गया 22। ठीक है, तो अब 22 करोड़ रुपए जो है, 22 करोड़ रुपए अब लोनेबल अमाउंट नहीं है ना। 22 करोड़ रुपए क्या है, ये लोन देने लायक ही नहीं है अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आए कि 22 करोड़ अभी नहीं दे सकते, तो अभी कितना अमाउंट बच गया लोनेबल का, 78 हो गया, 78 करोड़। अब मान लेते हैं कि अभी ये चल रहा था, ये सिचुएशन थी, अब आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई अब मैं इंक्रीज करूंगा, अब क्या करूंगा, इंक्रीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सीआरआर को बढ़ा के 5% कर दिया, ठीक है, और एसएलआर को बढ़ा के 20% कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, 75 से यहाँ पे सॉरी 25। अभी 25 करोड़ तो यूज ही नहीं हो सकते, ये तो यूज ही नहीं किए जा सकते, तो एक बैंक के पास लोनेबल अमाउंट कितना बच गया, एक बैंक के पास लोनेबल अमाउंट बच जाएगा, 100 में से 25 करोड़ माइनस करोगे तो 75 करोड़। तो अब यहाँ पे बताइए, पहले 78 था, अब 75 रह गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, अब बैंक हाई चार्ज करेंगे ना, क्योंकि उनके पास अमाउंट कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा,
तो हमारी जो भी लोग हैं उनकी लोन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब कि जो अमाउंट है लिक्विड है मार्केट में वो कंट्रोल किया जाएगा। इस तरीके से हमारी जो आरबीआई है वो चीजों को कंट्रोल करती है। सेम ऐसे यहां पे समझोगे। अब क्या कर दिया, सीआरआर को क्या कर दिया, डिक्रीज। अब डिक्रीज करके 4% था ना पहले, 4% को 3% कर दिया और एसएलआर को मानते 17% कर लिया। एग्जाम्पल है, ठीक है। अब टोटल 20 करोड़ रुपीस हो गए जो कि उनको साइड रखने हैं, बाकी सारा अमाउंट लोन में दे सकते हैं। तो अब उनके पास लोनेबल अमाउंट किसी बैंक के पास कितना बच गया, वो बच गया 80 करोड़। अब ये जो 80 करोड़ का लोनेबल अमाउंट है उनके पास, ये वाला अब ज्यादा हो गया ना, जो नॉर्मल सिचुएशन थी उससे ज्यादा उनके पास लोनेबल अमाउंट है। तो अब वो क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे इंटरेस्ट रेट को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले और ज्यादा से ज्यादा बैंक भी प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोगों की लोन टेकिंग जो कैपेसिटी है, लोन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो यहां पे बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे, प्रमोट ज्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स हाउ जो है हमारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, इस तरीके से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने मेरे साथ बेसिकली अभी 4 टर्मिनोलॉजी को समझा है। 4 टर्मिनोलॉजी को यहां पर भी आप लोग देखेंगे। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा देती है। रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा ले पाती है, सरप्लस अमाउंट को अपने पास रखती है। सीआरआर में कैश रिजर्व रेशो होता है, जो कि कुछ परसेंटेज आपके डिपॉजिट्स का मतलब एनडीटीएल का आपको किसके पास रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, अगर सीआरआर बढ़ेगा और घटेगा तो उसकी सिचुएशन आपको मैंने समझाई है। और ऐसी एसएलआर में भी सेम चीज होती है, सीआरआर एसएलआर बढ़ाना घटाने से फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गई यहां तक चीजें। देखो सीआरआर और एसएलआर तो फिक्स होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि इतना रहेगा और इतना रहेगा। लेकिन इसमें हमारा जो ये रेपो रेट है ना, इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। देखो इसमें तो समझ में आ गया कि भाई बैंक रखवा रहा है पैसा आरबीआई के पास, ठीक है, ये कोई सिंपल सी बात है, ये बैंक की अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी बैंक को रातों रात पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी, रातों रात कोई भी बैंक है उसको आरबीआई से पैसा चाहिए, ओवरनाइट फंडिंग चाहिए, या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो क्या प्रोसेस रहते हैं। इसमें भी 3 टर्म्स होते हैं जिसको मैं आपको अभी समझाऊंगी यहां पर। ठीक है, हम तीनों टर्म्स को यहां पर समझेंगे। आपने समझा मेरे साथ रेपो रेट, एक टर्म होता है बैंक रेट और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ठीक है, ये टर्म्स क्या होते हैं, एमएसएफ। ठीक है, ये वाले टर्म्स को भी हम लोगों को क्लास में ही समझना है, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाले डिफरेंसेस को समझने के लिए काफी इजी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बीच में, तो आप ये टर्म्स लिख लीजिए भाई कि हमारे पास ये चीजें रहती हैं, बहुत इजी रूप से हम इसको समझेंगे। अब जैसे क्या हो गया कि बैंक को ओवरनाइट पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है, जैसे कि कोई इमरजेंसी के रूप में या रातों रात पैसे चाहिए भाई, ओवरनाइट फंड्स की शॉर्टेज हो गई है और हमें ओवरनाइट ही फंड्स चाहिए, तो उस केस में क्या किया जाएगा, एमएसएफ का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाता है उसे एमएसएफ के नाम से जाना जाता है। तो एमएसएफ बेसिकली क्या है, ये हमारे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सीधी सी बात है कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कभी भी ओवरनाइट फंड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्ली बैंक के पास भी विंडो होती है, उसके तहत वो यहाँ पे चीजें ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको एक मतलब ऑब्वियसली अगर आप रातों रात किसी से पैसा लोगे, थोड़ा सा आपको फेवर वो बंदा कर रहा है अगर, तो आप उसको पैसा भी थोड़ा ज्यादा दोगे ना। इस तरीके से होता है ना कि भाई आपको थोड़ा सा उससे ज्यादा अमाउंट पे चीजें लेनी पड़ेगी, है ना, तो इंटरेस्ट रेट हाइयर लगेगा। फिर आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा जो है बैंक से आरबीआई से लोन ले रहे हो
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और रेपो रेट आप कब ले रहे थे, जो हमने आज समझा, ये जैसे पॉलिसी रेट कहा जाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए था, यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, और ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थे डिफरेंसेस हमारी टर्मिनोलॉजीज के अंदर। तो आपने जो है टर्मिनोलॉजीज को समझा यहाँ पर। अगर हम बेसिकली शुरुआत से रिवाइज करना चाहे तो हमने आज की क्लास में क्या चीजें समझी हैं। हमने समझा कि हमने जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी देखी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को तय करने के लिए कमिटी बैठती है, और वो कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स, और ये सभी वोट जो है जितना भी पूरा होगा, इसकी कोरम होता है, वोटिंग होती है, और फिर जाकर के डिसाइड किया जाता है। साल भर में 4 बार मिलते हैं, प्रैक्टिकली तो लेवल पे 2 बार, हर 2 महीने में मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, राइट। तो इसमें कौन से लोग हैं वो हमें याद रखने होंगे। फिर हमने समझा कि भाई जो भी हमारी बैंकिंग और ये पॉलिसी तय की जाती है, ये सब तय करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला समझा रेपो रेट को, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, राइट। रेपो रेट जिसमें बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है आरबीआई द्वारा, उसे रेपो रेट कहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए था। इसका ऑपोजिट किया तो रिवर्स रेपो रेट बन गया। फिर हमने समझा यहाँ पर हमारा सीआरआर, सीआरआर को समझा, कहां पे लिखा हुआ है, कितना अमाउंट रहता है, कैसी चीजें हैं, और अगर हम सीआरआर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा एसएलआर, एसएलआर को कहां लिखा गया है, कितनी सीलिंग रहती है, और ये बैंक के पास को खुद के ही पास रखना होता है अमाउंट, और अगर हम सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हमारी जो आरबीआई है वो हमारी पूरे के पूरे मार्केट में अमाउंट को कंट्रोल कर पाती है। गॉट माय पॉइंट। और इन सभी का इंपैक्ट पड़ता है, और फिर हमने लास्ट में इन तीनों टर्म्स को समझा। तो ये थी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के वो टूल्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही हमें इसके और भी टूल्स को समझना है, वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे, जिसमें हम क्वालिटेटिव टूल्स को समझेंगे। आज हमने क्वांटिटेटिव टूल्स को कंप्लीट करके समझा है, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, राइट एवरीवन। सो यहां तक अपने नोट्स को लिखेंगे, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, और ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी एग्जाम के लिए बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ये हर एस्पिरेंट को आनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि आप इसको पहले ही अच्छे से याद कर लें, राइट एवरीवन। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।